हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस माइंड मैप सीरीज। और मेरा नाम है मुबश्शिर सैयद। आज के इस माइंड मैप सीरीज में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर की। तो हमारी कोशिश, हमारा एजेंडा यही रहेगा इस क्लास का कि भाई एक छोटे से टाइम इंटरवल में हमेशा की तरह सारा फॉर्मूला, सारा कॉन्सेप्ट समझ सकें और इस तरह से समझ सकें कि हम लोग जब भी इसको रिट्रीव करना चाहें, सब कुछ फीड हो जाए, जब भी रिट्रीव करना चाहें तो तुरंत हम लोग सारा इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाएं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स स्टार्ट दिस। क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं आज हम लोग? बार मैग्नेट पे बात होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, बीएच। ठीक है, उसके अलावा पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल वगैरह क्या होता है, इस पे बात करेंगे और हिस्टेरिसिस पे बात होगी। इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोल से। पोल क्या होता है? पोल हमारा एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि दिस इज समथिंग विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। पोल इज समथिंग विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये एकदम इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। सर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है तो पढ़ क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे हमारे सवाल बनते हैं, हमें समझ में आता है, रियलिटी को डिस्क्राइब कर सकता है बहुत क्लोजली, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो जो भी पोल है, दो तरह का पोल हम लोग मानते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब पोल को क्वांटिफाई करने के लिए पोल स्ट्रेंथ का यूज किया जाता है। मतलब अगर पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इसका मतलब है उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक दूसरी तरीके से इसको समझा जा सकता है बहुत आसानी से। पोल को आप लोग मान सकते हैं, समझ सकते हैं एज समथिंग कॉल्ड मैग्नेटिक चार्ज। वैसे मैग्नेटिक चार्ज जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन पोल को मान लीजिए कुछ चार्ज टाइप का है, मैग्नेटिक चार्ज है। नॉर्थ पोल को मान लीजिए पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और साउथ पोल को मान लीजिए निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है, तो अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा, जिस तरह से अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसी तरह से अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक चार्ज क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक चार्ज का क्या मतलब है भैया? पोल स्ट्रेंथ या पोल बोल लीजिए आप। ठीक है, पोल को ही क्वांटिफाई करने के लिए पोल स्ट्रेंथ का यूज होता है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब दो तरह का पोल है हमारे पास। कौन कौन है भाई? नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल किस तरह बिहेव करेगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज की तरह, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह। साउथ पोल कैसे बिहेव करेगा? निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह। तो भाई जिस तरह से चार्ज अगर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसी तरह से पोल की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो चलो अब मुझे यह जानना है कि मान लो हमारे पास नॉर्थ पोल है, फॉर एग्जांपल पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं प्लस एम है, किसी पॉइंट पी पे जो कि आर डिस्टेंस पे है, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ? तो देखो जैसे मैंने क्या बोला कि भाई पोल जो है वो चार्ज से मिलता जुलता है कॉन्सेप्ट, चार्ज की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि भाई किसी चार्ज क्यू की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो आप बोलिएगा सर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। तो सेम चीज यहां पे है, बस फर्क इतना सा है कि के के बदले या 1/4πε0 के बदले म्यू नॉट बाई 4π यूज करना, चार्ज के बदले पता है क्या यूज करना है? पोल स्ट्रेंथ m, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। जो कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसके बदले यहां पे यूज होगा म्यू नॉट बाई 4π। चार्ज के बदले यूज होगा मास, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे भी होता है वहां पे यूज होगा मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स इट। तो 1/4πε0 के बदले म्यू नॉट बाई 4π, चार्ज के बदले पोल स्ट्रेंथ m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मान लो किसी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगेगा। मैं पूछूं कितना फोर्स लगेगा, तो आप बोलिएगा सर Q इंटू ई। उसी तरह अगर किसी पोल को हम लोग किधर रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। पोल को किधर रखना है भाई? मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? तो चार्ज के बदले पोल स्ट्रेंथ m और इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मैग्नेटिक फील्ड b। अब चूंकि देखो नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो यहां पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि राइट की तरफ लगा। अगर यहीं पे साउथ पोल होता, मतलब निगेटिव चार्ज होता, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता भाई? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता। सिंपल सी बात है। यहां पे जो नॉर्थ पोल है इसकी वजह से जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में कोई पूछ दे तो नॉर्थ पोल किस तरह का चार्ज है भैया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड। ठीक है, तो यहां पे अगर मुझे दिखाना होगा तो मैं आउटवर्ड दिखाऊंगा। ये फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा भाई?
आउटवर्ड होगा, ठीक है। साउथ पोल होता तो इनवर्ड होता, टुवर्ड्स इट होता, ठीक। थर्ड डाइपोल में आ जाइए, जिस तरह से प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अगर किसी स्मॉल डिस्टेंस पे हो, स्मॉल डिस्टेंस पे हो तो डाइपोल की तरह बिहेव करता है, राइट। उसी तरह अगर हमारे पास एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो, और मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस छोटा हो, स्मॉल हो, छोटा किसके रिस्पेक्ट में, कंपेयर टू द पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग द इफेक्ट ऑफ दैट डाइपोल। मान लीजिए इस डाइपोल की वजह से किसी एक्स डिस्टेंस पे मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी एक्स डिस्टेंस पे, तो उस एक्स के कंपैरिजन में अगर ये डी छोटा है तभी ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो चलो अभी तक क्या समझ में आया कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, बगल में रखा हुआ है स्मॉल डिस्टेंस पे, तो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर जैसे ही डाइपोल का बात आएगा आप बोलिएगा सर डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, राइट। तो यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसको कि हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है भाई, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो यहां पे चार्ज के बदले क्या है, पोल स्ट्रेंथ है m इंटू डिस्टेंस, सिंपल सी बात। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर किधर होता है, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज यहां पे क्या है, साउथ पोल, मतलब ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर, ठीक है। अब एक चीज यहां पे ये याद रखना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल चेंज करेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी चेंज करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन वगैरह पूछता है कि मान लो हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसको हमने बीचों बीच ऐसे वर्टिकली काट दिया। दूसरे केस में क्या हो सकता है, बीचों बीच हॉरिजेंटली काट सकते हैं, ठीक है। तो दोनों केस में पोल स्ट्रेंथ में क्या फर्क आएगा, तो अगर हमने वर्टिकली काटा है फॉर एग्जांपल, तो भाई इसका वॉल्यूम आधा हो गया, इसका वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में आधा है, तो वॉल्यूम आधा हो गया और डाइपोल मोमेंट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेट के प्रोपोर्शनल है। तो अगर वॉल्यूम आधा होगा तो डाइपोल मोमेंट आधा होगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, m इंटू डी। डाइपोल मोमेंट आधा हो गया और इसका लेंथ भी तो आधा हो गया। ये लेंथ कितना बचा, l/2 बचा, राइट। ये लेंथ कितना बचा, l/2 बचा, राइट। तो इसका लेंथ आधा हो गया, तो इसके पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पोल स्ट्रेंथ इसका बराबर रहेगा। अब अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे हॉरिजेंटली काटा, तब भी तो वॉल्यूम आधा हुआ, मतलब इस केस में भी क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट आधा हुआ। और यहां पे लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये लेंथ L ही रही, राइट। ये लेंथ हमारी L ही रही। इसका मतलब है कि भाई ये M आधा हो गया होगा, तभी कैपिटल M आधा होगा। बात समझ में आ रही है। तो भाई इस यहां पे पोल स्ट्रेंथ कितना हो गया, आधा हो गया। तो चाहो तो ऐसे याद रख लो, ठीक है, ये बेटर कॉन्सेप्ट है। या फिर ऐसे भी याद रखो कि अगर वर्टिकली काटे हैं तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं करेगी, और अगर हॉरिजेंटली काटे हैं तो पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी आधी, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जिस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, उसके कुछ प्रॉपर्टीज था, कैरेक्टरिस्टिक था, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता क्या है भाई साहब, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या प्रॉपर्टी है, पहली बात, अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट से, तो भाई उसका डायरेक्शन क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दे रखी है, किसकी वजह से, एक बार मैग्नेट की वजह से, ठीक है। बार मैग्नेट की वजह से यहां पे हमारे पास क्या है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यहां पे ये याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल से अंदर जाती है। नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल से अंदर जाती है। और मैग्नेट के अंदर अगर बात की जाए तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, मैग्नेट के अंदर किधर, साउथ से नॉर्थ की तरफ। दूसरा क्या है कि ये सारे के सारे क्लोज्ड लाइंस हैं। यहां पे आपको एक दो लाइन दिख रही होगी जो क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म हो गया। इसको आप और आगे बढ़ाइएगा तो कुछ इस तरह से आगे जाकर के क्लोज लूप बनाएगा। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। बाकी सारी चीजें सेम है कि भैया फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो भाई डायरेक्शन देगा, और दो टेंजेंट होगा। अगर मान लो इंटरसेक्ट करता है तो दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, राइट। तो दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकता, कोई एक ही होगा एक पॉइंट पे, राइट। इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। एक और बात यह है कि भाई ये जो फील्ड लाइन है, अगर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उससे हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। किससे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में परपेंडिकुलर होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है।
ये बातें प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन की याद रखिएगा। यहां पे ये फेरोमैग्नेटिक याद रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक होगा तभी परपेंडिकुलर होगा, पैरा और डाई में परपेंडिकुलर होना कोई जरूरी नहीं है। ये है फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट, इसका ध्यान रखना है, समझ लेना है इसको। अब यहां पे बात करते हैं, अगर हमारे पास मान लो करंट कैरिंग कॉइल हुआ या फिर सोलेनॉइड हुआ, तो अगर उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी के तो जैसा है, जैसे ये सोलेनॉइड हो या फिर करंट कैरिंग कॉइल हो, इसकी वजह से अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखोगे तो और दो तीन और बना दो तो एग्जैक्टली सेम बनेगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कोई भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड है या फिर करंट कैरिंग कॉइल है, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग सोलेनॉइड दोनों किस तरह बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह। तो अगर मान लो मेरे पास करंट कैरिंग कॉइल या सोलेनॉइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसको मैं बार मैग्नेट मान करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, बना सकता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं यहां से हट जाता हूं ताकि आप लोग ये सारी चीजें एक साथ लिख सकें, देख सकें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बार मैग्नेट की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मान लो इस बार मैग्नेट की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वो पॉइंट कहां पे? एक्सिस पे है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे है, डी डिस्टेंस पे है, बार मैग्नेट का लेंथ है L। तो किस तरह से निकालेंगे? तो सिंपल सा तरीका यही है, अगर आपको डिराइव करना है तो तरीका क्या है भाई? भाई ये प्लस m है, ठीक, नॉर्थ पोल है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अवे, मतलब टुवर्ड्स राइट। क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, किसी चार्ज की वजह से कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, राइट। तो भाई यहां पे के क्यू बाई आर स्क्वायर के बदले क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर होगा, राइट। और ये राइट की तरफ होगा, और ये माइनस एम जो है ये है साउथ पोल, इसकी वजह से किधर होगा डायरेक्शन पॉइंट पी पे? टुवर्ड्स इट, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर से ये डिस्टेंस देख लो, क्या होगा? ये डिस्टेंस डी माइनस एल बाई 2 होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और फाइनल रिजल्ट जो तुम्हारा आएगा वो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2md डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर। इसी में अगर हम मान लेते हैं कि L बहुत छोटा है, L बहुत छोटा है, तो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी क्यूब। अब अगर L छोटा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये बार मैग्नेट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डाइपोल की तरह। तो अगर ये डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तभी हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी क्यूब। यहां पे ये चीज बहुत समझने वाली है, जरूरी है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि बार मैग्नेट शॉर्ट है, स्मॉल है, इस तरह के वर्ड का यूज हो रहा है, तब हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। या फिर लेंथ दे रखा है और बता रखा है कि जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो डिस्टेंस दे रखा है, और आप देख पा रहे हो कि वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है, मतलब ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, डाइपोल वाले फॉर्मूला का। वरना एक्चुअल फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला जो हमारे पास है ये वाला, वही यूज होगा, ठीक है। सिमिलरली अब मैं इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करूं, तो भाई इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। और फिर दोनों को क्या कर लेंगे भाई? दोनों को हम लोग वेक्टोरियली ऐड कर लेंगे। मेरे ख्याल से यहां पे थोड़ा सा डायरेक्शन उल्टा हो गया है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। इसका डायरेक्शन अवे होगा, कुछ ऐसे होगा, और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है यहां पे। या फिर बाकी सारी चीजें सेम रखते हैं, काम कर लेते हैं ना यार, इतना चेंज नहीं करते हैं। यहां पे कर दो माइनस एम और यहां पे कर दो प्लस एम, ठीक है। तो प्लस एम की वजह से अवे फ्रॉम इट, माइनस एम की वजह से टुवर्ड्स इट, और रिजल्टेंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। तो वेक्टोरियल ऐड करोगे तो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2। यहां पे अगर डी बहुत बहुत बड़ा है एल से, मतलब फिर से डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी क्यूब। अब अगर डायरेक्टली डाइपोल की ही बात करें, ठीक है, इसको अगर डाइपोल मानते हैं, तो भाई रेडियल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m cos थीटा बाई आर क्यूब, और एजिमुथल डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा। बेसिकली मैं इसको क्या कर रहा हूं? आर थीटा के टर्म में लिखना चाह रहा हूं भाई, आर थीटा के कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो
along r और along थीटा म्यू नॉट बाई 4 पाई m sin थीटा बाई आर क्यूब। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मतलब मैं किसी जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूं। यहां पे तो दो स्पेसिफिक पॉइंट थे, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। कोई जरूरी थोड़ी है कि इसी दोनों पॉइंट पे पूछेगा, कहीं पे भी पूछ सकता है, राइट। तो किसी जनरल पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं, जो कि कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, और किस एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। कहां से भाई, डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन से थीटा एंगल मेजर हुआ है। तो बी आर और बी थीटा है। अब रिजल्टेंट अगर चाहिए, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो होगा अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी थीटा स्क्वायर। अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के टर्म में रिप्रेजेंट करते तो रिजल्टेंट कैसे निकालते, अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो यहां आर थीटा के टर्म में है तो अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी थीटा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड करो और अंडर रूट लगाओ, तो तुम्हें फाइनल रिजल्ट आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सेम रिजल्ट हमारा डाइपोल में आता है। किस डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। क्या आता है भाई, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जनरल पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जनरल पॉइंट पे, तो क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो के के बदले क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक। पी के बदले क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बदले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा। अल्फा क्या होगा भाई, अल्फा क्या है, अल्फा है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, मैग्नीट्यूड तो हम समझ गए कैसे निकालेंगे। अब भैया ये है तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी तो होगी, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा। तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। बी आर के डायरेक्शन से अल्फा एंगल मूव करना है। बी आर के डायरेक्शन से कितना एंगल मूव करना है भाई, अल्फा एंगल मूव करना है। किस डायरेक्शन में मूव करना है, जिस डायरेक्शन में थीटा मेजर की हो उसी डायरेक्शन में अल्फा एंगल मूव कर जाओ, तो वो अल्फा जो होगा उस डायरेक्शन में तुम्हें मिलेगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और अल्फा कैसे निकलेगा, tan इनवर्स हाफ tan थीटा। तो ये फॉर्मूला अगर पता है तो आपको क्या मिल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है किसी डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पे, राइट। अब इसी में अगर मान लो तुम थीटा कर लो 0, थीटा को अगर कर लें 0, तो ये कौन सा पॉइंट आएगा यहां पे, एक्सियल पॉइंट, राइट। तो थीटा 0 करो, cos 0 हो जाएगा 1, तो 2m बाई आर क्यूब हो जाएगा, जो कि यहां पे आया था एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल वाला फॉर्मूला। और अगर थीटा को हम लोग कर लेते हैं 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होगा 0, तो ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट m बाई 4 पाई आर क्यूब, जो कि यहां पे आया है, ठीक है। बात समझ में आ रही, तो ये जनरल पॉइंट का है। अब जिस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क वगैरह लगता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसी तरह अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है सर, कोई भी मान लो बार मैग्नेट है जिसका डिस्टेंस छोटा है, तो उसको मैग्नेटिक डाइपोल की तरह मान सकते हैं, बिहेव कर रहा है। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स क्या लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, मान लो ये प्लस m है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में। कितना, Q इंटू ई, मतलब M इंटू बी। यहां पे क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में, राइट। तो भाई ये दोनों तो कैंसिल कर लेगा, नेट फोर्स क्या होगा 0। टॉर्क क्या होगा, M क्रॉस B, ठीक। जैसे वहां पे P क्रॉस E होता था, यहां पे M क्रॉस B होगा। पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होता था, माइनस P डॉट E होता था, यहां पे क्या होगा, माइनस M डॉट B होगा। अब यहां पे दो चीजें पूछता है कि भाई स्टेबल कंडीशन बताइए और अनस्टेबल कंडीशन बताइए। तो स्टेबल कंडीशन कहां पे होगा, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो भाई साहब, मिनिमम हो, वो हुआ स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, वो क्या हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए भाई, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तभी तो ये मिनिमम होगा, माइनस mb cos 0, मतलब माइनस mb इज द मिनिमम, राइट। तो थीटा 0 डिग्री पे स्टेबल होगा। और अनस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब cos थीटा की वैल्यू हो जाएगा -1, यानी कि थीटा 180 डिग्री होगा। यहां पे थोड़ा सा फिर से चेंज करने की जरूरत है, थीटा की वैल्यू यहां पे 180 डिग्री आएगी, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और 0 डिग्री पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब अगर ये मान लो टॉर्क लग रहा है M क्रॉस B, राइट। तो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, हमने क्या किया, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, तो वापस से आ जाएगा, ठीक है, वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, मतलब कि भाई ये SHM करेगा, राइट। तो SHM करेगा तो पूछा जा सकता है कि भाई साहब टाइम पीरियड क्या होगा। तो याद रखना है कि इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी।
आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा यहां पे एक चीज और आता है, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। जब हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर पे बात होगी। तो ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर का भी टाइम पीरियड सेम होता है, ये बात याद रखिएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम इंटू बी के बदले बस वहां पे बी एच होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। जब तक आप लोग इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म की, यानी कि अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। तो भाई अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारा, अर्थ के क्रस्ट के अंदर बहुत सारा मोल्टेन मेटल है। मोल्टेन मेटल है, मेटल है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और मोल्टेन है तो मतलब मूव कर रहा है, राइट। तो कहीं भी अगर हमारे पास चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड को राइज करता है, गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो अगर अर्थ के अंदर मोल्टेन मेटल है, बह रहा है, तो भैया उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इसको याद रखना है, समझना है, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें, नॉर्थ पोल साउथ पोल की जब बात करते हैं तो एक तो आपके पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पोल, सबसे ऊपर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, सबसे नीचे ज्योग्राफिकल साउथ पोल। अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से अगर हम लोग अर्थ को एक बार मैग्नेट लेना चाहें, अर्थ की वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो भाई देखने में आया कि अगर इस अर्थ को हम लोग एक मैग्नेट से रिप्लेस कर देते हैं, एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर देते हैं, तो भी कुछ इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा, ठीक है। तो अब ये जो बार मैग्नेट है, इसके दोनों एंड पे जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और इसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक साउथ। जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, जियोमैग्नेटिक साउथ। तो भाई ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलग अलग चीज है। सिमिलरली ज्योग्राफिकल साउथ पोल और जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, यह है जियोमैग्नेटिक साउथ पोल और यहां पे आपका क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा इन दोनों लाइन के बीच में एंगल लगभग 11.5 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन याद रखना है। अब एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो 3 एलिमेंट होता है या 3 तरीका है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को टोटली अच्छे से थोड़ोली समझने के लिए। उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक एक करके इस पे बात करते हैं। तो डिक्लिनेशन क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो भी एंगल है। सर मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन इज नथिंग बट प्लेन। मेरिडियन क्या है, प्लेन है। तो भाई ज्योग्राफिक मेरिडियन या ज्योग्राफिकल मेरिडियन का क्या मतलब है, तो मान लो अर्थ पे कोई पॉइंट है, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं कहीं पे, ठीक है, हम लोग इंडिया में, मान लो कहीं पे इधर है। तो भाई उस पॉइंट को ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को और ज्योग्राफिकल साउथ पोल को जोड़ोगे तो एक प्लेन बनेगा। सिंपल सी बात है। एक प्लेन को मैथ्स में पढ़े होगे, किसी भी प्लेन को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 3 पॉइंट की। तो मान लो मैं जहां पे भी खड़ा हूं, मान लो मैं इस वक्त दिल्ली में हूं, ठीक है, तो दिल्ली को लोकेट करो यहां पे, ठीक है, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, 3 पॉइंट से एक प्लेन बना लो। तो ये क्या हो गया भाई आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक। सिमिलरली दिल्ली को लोकेट करो और जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, जियोमैग्नेटिक साउथ, ये 3 पॉइंट से एक और प्लेन बनाओगे तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल एज वेल एज दैट प्लेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मान लो कि भाई ये पॉइंट था, ठीक है, ये पॉइंट था, ठीक। अब यहां से मैंने बनाया मैग्नेटिक मेरिडियन, कुछ ऐसा बना। ये वाला जो येलो वाला प्लेन है ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। तो दो प्लेन के बीच में जो एंगल होगा उसी एंगल को बोलते हैं डिक्लिनेशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इंक्लिनेशन या डिप। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है, तो किसी भी पॉइंट पे, अर्थ के किसी भी सरफेस पे भाई जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उससे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट अर्थ के सरफेस से जितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। क्या मतलब है भैया इसका, मान लो मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, मान लो मैं इस पॉइंट की बात करता हूं। तो भाई यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, कुछ ऐसे आएगा, और यहां पे अर्थ सरफेस पे जो टेंजेंट है कुछ ऐसे है। तो भाई अर्थ सरफेस और उस पॉइंट पे, ठीक है, वहां पे जो अर्थ
मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उससे जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ, इसके बीच में जो ये एंगल है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो भाई अगर हम बात करें इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे तो भैया ये यहां पे इक्वेटर है, मान लो मैग्नेटिक इक्वेटर की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिक इक्वेटर की नहीं। तो इक्वेटर पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेगा कुछ ऐसे आएगा, और ये अर्थ सरफेस की बात करो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो अर्थ सरफेस पे, तो दोनों पैरेलल है। मतलब इक्वेटर पे डिप कितना होता है, 0। पोल पे डिप कितना होगा, किस पोल का, ज्योग्राफिकल पोल या जियोमैग्नेटिक पोल, हर कुछ जो यहां पे बात हो रहा है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में बात हो रहा है। तो जियोमैग्नेटिक पोल पे अगर बात की जाए तो डिप कितना आएगा, 90 डिग्री। तो याद रखना है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो एंगल ऑफ डिप हमारा बढ़ता जाएगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता जाएगा। मतलब इक्वेटर पे 0 डिग्री है और मैग्नेटिक पोल पे क्या होगा, चाहे वो साउथ पोल की बात हो चाहे नॉर्थ पोल की बात हो, 90 डिग्री होगा। अब यहीं पे देखो, ये हमारा रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये कुछ इस तरह से आया है टेंजेंट, राइट। अब भाई ये अर्थ के हॉरिजेंटल, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो मतलब अगर मुझे चाहिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होगा, ये बी था तो बी कॉस डेल्टा होगा, सिंपल सी बात है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा मेरे दोस्त, बी कॉस डेल्टा। अब यहीं पे देखो, ये है हमारा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो भाई अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा वो किस में होगा, मैग्नेटिक प्लेन में होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। तो ये चीज पे सबसे पहले याद रखना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ किस मेरिडियन में ड्रॉ करेंगे, किस प्लेन में ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक प्लेन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्लेन में हमने ड्रॉ किया। अब मान लो कि भाई ये था हमारा, ये है क्या, डिप। अब इसी को हॉरिजेंटल कंपोनेंट चाहिए, तो बी कॉस डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा। ठीक है, और एक कंपोनेंट बीवी होगा। अब ये देखो, ये जो बीवी वाला कंपोनेंट है, ये जो व्हाइट वाला है, ये सेम रहेगा चाहे तुम इस ब्लू वाले प्लेन यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करो या फिर इस येलो वाले प्लेन या फिर यानी कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन की बात करो, ये कंपोनेंट तो सेम रहेगा। तो याद ये चीज रखना है कि बीवी जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों प्लेन में, मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक दोनों प्लेन में क्या होगा भाई साहब, सेम होगा। ठीक है, अब ये डिप फाइंड करने के लिए हम लोग डिप सर्कल का यूज करते हैं। इट्स एन अपैरेटस इक्विपमेंट जिससे कि हम लोग डिप फाइंड करते हैं। तो करते कुछ नहीं है, उसमें पहले से मार्किंग वगैरह रहता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में लाना है, और जैसे ही मैग्नेटिक मेरिडियन में वो आएगा तो भाई वो डिप की वैल्यू आपको दे देगा, आप उसको रीड करके बता सकते हैं कि भाई कितना है किसी भी प्लेस पे डिप। फॉर एग्जांपल मैं अगर दिल्ली में हूं तो मुझे चाहिए डिप निकालना। ठीक है, तो मैंने डिप सर्कल को लिया, मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग उसको ओरिएंट किया। उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक मेरिडियन किस डायरेक्शन में है। मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे क्या पता कि मैग्नेटिक मेरिडियन सीधे जा रहा है कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, कैसे है, प्लेन का डायरेक्शन किधर है, मुझे नहीं पता है ना। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूं, उसके लिए कुछ तरीका है डिप निकालने का। अगर आपको नहीं पता है, अगर पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मुझे पता है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो भाई मैं डिप सर्कल को क्या करूंगा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ अलाइन कर दूंगा और डिप की रीडिंग देख लूंगा, सिंपल सी बात। लेकिन अगर नहीं पता है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप किसी भी डायरेक्शन में रख दीजिए। मान लो मैंने ऐसे सीधे रख दिया, ठीक है, कुछ डिप की वैल्यू दे रखा है, उसको बोलते हैं अपैरेंट डिप। वो सही वैल्यू नहीं है क्योंकि वो डिप सर्कल अभी हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, तो जो भी है उसको बोलते हैं अपैरेंट डिप। ऐसे हमने रखा। उसके बाद क्या करो, एक बार 90 डिग्री से रोटेट कर दो, एग्जैक्ट 90 डिग्री से रोटेट कर दो। जैसे ही रोटेट करोगे फिर जो भी डिप का रीडिंग आ रहा है उसको भी देख लो। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद रखो, कॉट स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा डबल डैश दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। तो डेल्टा डैश क्या है यहाँ पे, अपैरेंट डिप। पहली बार जो तुमने डिप मेजर किया वो हुआ अपैरेंट डिप। फिर 90 डिग्री से रोटेट करके फिर से डिप मेजर किया, उसको वो क्या बोला गया, अपैरेंट डिप आफ्टर रोटेशन बाय 90 डिग्री। और ये जो फाइनली ये जो डेल्टा है ये तुम्हारा ट्रू डिप आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर किसी भी जगह पे बात की जाए, अगर मान लो तुम्हें पता है कि इस जगह पे एक्चुअल डायरेक्शन मैग्नेटिक मेरिडियन का 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है फॉर एग्जांपल, और तुमने डिप सर्कल को नॉर्थ में रखा, तो मतलब तुम्हें एंगल पता है, एंगल पता है, किसके बीच एंगल पता है, मैग्नेटिक मेरिडियन और प्लेन ऑफ डिप सर्कल के बीच। तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो,
apparent dip जो भी तुम्हें यहां पे दिखा रहा होगा cot of delta dash that will be equal to cot delta cos alpha, ठीक है। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन यहां पे हम लोग प्रूफ पे बात नहीं कर रहे हैं, पूरे चीज पे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये फाइनल रिजल्ट ये आएगा, इसको आप लोगों को याद रखना है। कॉट डेल्टा डैश क्या है? अपेरेंट डिप। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, जो एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन है, और डिप सर्कल आपका जिस प्लेन में है उसके बीच का एंगल है अल्फा, ठीक है। और डेल्टा आपको ट्रू डिप आ जाएगा, तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं ट्रू डिप की वैल्यू, ठीक है। जनरली इस फॉर्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है, पहले भी आ चुका है, आगे भी आ सकता है। अब बात करते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि हमारे पास एक यहां पे मैग्नेटिक नीडल होता है। तो मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है भाई साहब? मैग्नेटिक नीडल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन BH इस डायरेक्शन में है, और चूंकि मैग्नेटिक नीडल हमने हॉरिजॉन्टल रखा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो मान लो BH इस डायरेक्शन में है। अब हमने क्या किया, यहां पे एक कॉइल लिया, कॉइल में करंट फ्लो करवाया, करंट फ्लो हुआ, उसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। कोई भी अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी कॉइल में, तो उसके सेंटर पे, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना होगा? बाकी चैप्टर्स में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे म्यू नॉट I/2R होगा, सिंपल सी बात है। तो भाई मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल। तो भाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये जो नीडल जहां पे है वहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो गई ना। पहले नीडल के पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी? BH थी, अर्थ की का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था। अभी क्या हो गया? BH भी है और इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो भाई ये नीडल तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करता है, सिंपल सी बात है। तो ये नीडल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है, तो भाई ये थीटा एंगल से मान लो जिससे कि नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम यहां पे यूज कर सकते हैं भाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वगैरह यूज करके tan थीटा लिख सकते हो BC/BH। tan थीटा यहां पे क्या होगा? BC/BH। तो BC क्या है तुम्हारा? म्यू नॉट I/2R है, BH तो BH ही है, ठीक है। तो अब वहां से हमें करंट की वैल्यू थीटा के टर्म में निकल जाएगी। क्या आएगा? I = 2RBH/म्यू नॉट N × tan थीटा। I किसके बराबर भैया? 2RBH/म्यू नॉट N × tan थीटा। ये जो है ये सारा का सारा टर्म कांस्टेंट है। टू रेडियस ऑफ दिस कॉइल, BH की बात हो या फिर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल हो, ये सब कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर, K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं I = K tan थीटा। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में एक टर्म पूछा जाता है, एक चीज पूछी जाती है कि भैया करंट सेंसिटिविटी क्या है। करंट सेंसिटिविटी का यहां पे मतलब है चेंज ऑफ या फिर एंगल जिससे कि ये रोटेट हुआ, ठीक है। मान लो हम यहां पे करंट चेंज करते हैं, तो जाहिर सा बात है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, BC की वैल्यू चेंज होगी। BC चेंज होगा तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो थीटा चेंज होगा, सिंपल सी बात है। तो भाई फॉर ए फ्रैक्शनल चेंज इन करंट, जो हमारा मैग्नेटिक नीडल है उसने कितना डिग्री से एंगल चेंज किया, फॉर ए फ्रैक्शनल चेंज इन करंट, मतलब d थीटा डिवाइडेड बाई DI/I, d थीटा डिवाइडेड बाई DI/I। DI/I क्या है? फ्रैक्शनल चेंज ऑफ करंट। तो किसी फ्रैक्शनल चेंज ऑफ करंट की वजह से कितना एंगल चेंज हुआ है। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, I = K tan थीटा है, इसी को आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो DI आपको आ जाएगा। तो DI/I निकाल लो और d थीटा भी यहां पे आ ही जाएगा। जब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो K tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² थीटा d थीटा, ठीक है। तो तुम्हारे पास d थीटा बाई DI आ जाएगा, और I से और डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, जो भी यहां पे करना है, और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ½ × sin 2 थीटा। तो कभी कभी पूछता है कि भाई मैक्सिमम करंट सेंसिटिविटी थीटा की किस वैल्यू के लिए होगी, तो मैक्सिमम करंट सेंसिटिविटी के लिए sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब 2 थीटा 90 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए भाई? 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक टर्म जो और आता है यहां पे वो होता है न्यूट्रल पॉइंट। तो सर ये न्यूट्रल पॉइंट क्या है? तो न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, ठीक है। तो ये एक तो जो जियोमैग्नेटिक पोल पे होगा, एक तो कहां पे होगा भैया? जियोमैग्नेटिक पोल पे। क्यों? क्योंकि जियोमैग्नेटिक पोल पे डेल्टा की वैल्यू क्या है? पोल पे डेल्टा की वैल्यू डिप कितना है? 90 डिग्री। तो BH कितना होगा? B cos 90, cos 90 हो गया 0, तो भाई BH 0 हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? कहीं पे भी हम लोग बना सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मान लो इक्वेटर की ही बात करते हैं, तो इक्वेटर पे तो है BH, तो है इक्वेटर पे,
ठीक है, इक्वेटर पे मान लो यहाँ BH का कुछ डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, तो हम बाहर से अपनी तरफ से कुछ बार मैग्नेट इस तरह से लाओ कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अर्थ का जो BH है उसको कैंसिल कर दे और रिजल्टेंट हो जाए 0, तब भी वो न्यूट्रल पॉइंट की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपको अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं तो आप लोग एक बार सारा कुछ एक साथ लिख सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल वगैरह क्या क्या होता है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स में इनहेरेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है, स्पिन की वजह से होता है, तो इनहेरेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। वो अलग बात है कि अगर मैं पूरे मटेरियल की बात करूं तो पेयर्स में कैंसिल हो जाता है बहुत सारे मटेरियल में। तो कुछ मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है, कुछ मटेरियल्स में मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं होता है, मौजूद रहता है, पहले से होता है। ठीक है, तो चाहे हो चाहे नहीं हो उससे कोई बहस नहीं है। मान लो कि हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, तो अगर ऐसे मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, अगर ऐसे मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है तो भैया टॉर्क लगेगा और अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं कि भाई ये मटेरियल क्या हुआ, मैग्नेटाइज हो गया। ये मटेरियल क्या हुआ, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। पहले, इससे पहले मैग्नेटिक मोमेंट था तो, लेकिन सब अलग अलग डायरेक्शन में था। ठीक है, और बहुत सारा था तो मतलब सब कैंसिल हो जाता था। अभी क्या है, अब सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया है तो भाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट इसका याद रखिएगा एम्पियर पर मीटर होता है। अगर एक बार मैग्नेट की बात की जाए और इसके लिए मुझे निकालना है कि भैया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, पुल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो एल एल कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर मान लो कि भैया हमारे पास पहले से प्रेजेंट ना हो मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो कैंसिल आउट हो गया, पहले से कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, तो भाई इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस होगा अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, और अगर पहले से है तो बस सब क्या होगा, रोटेट होगा और रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में आएगा। एक केस में अगर पहले से मौजूद है तो सब क्या होगा, सब सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और अगर पहले से मौजूद नहीं है तो उस केस में क्या होगा, इंड्यूस होगा। ठीक है, प्रोड्यूस होगा। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल की। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, इसमें पहले से इस तरह से पहले से हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद रहता है। वो अलग बात है कि अलग अलग डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट 0 होता है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद रहता है। तो ऐसा मटेरियल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस बाय ए स्मॉल अमाउंट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी पहले से मौजूद होता है मैग्नेटिक मोमेंट। यहां पे थोड़ा सा अलग क्या है कि इसमें डोमेन नेचर होता है, डोमेन कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो मतलब डोमेन क्या होता है कि भाई एक सेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो वो सारे को हम लोग एक डोमेन बोलते हैं। एक डोमेन में बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट होंगे जो कि एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो डोमेन नेचर की वजह से क्या होता है कि डोमेन अलाइनमेंट होता है, डोमेन ग्रोथ होता है, जिस वजह से अगर हम थोड़ा भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड भी अगर यहां पे देते हैं तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब अगर हम इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक स्मॉल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो डिफरेंस क्या है कि इसको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर स्मॉल अमाउंट से बढ़ेगा, इसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट से बढ़ेगा। रीजन क्या है, डोमेन नेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि पहले से मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद नहीं होता है,
पहले से मौजूद नहीं होता है, तो अगर ऐसे मटेरियल को हम लोग रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है, और वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होता है, जिस वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घट जाती है। तो इसको अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस बाय स्मॉल अमाउंट। ये समझ में आ गई बात। अब बाकी के जो है उसको हम लोग थोड़ा देर बाद में देखेंगे, पहले इन सारी चीजों पे चर्चा कर लेते हैं कि भैया मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। तो अगर किसी भी मटेरियल के अंदर अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए, मान लो ये मटेरियल था, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि भाई साहब नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या है। तो भाई ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये तो है ही है, और प्लस ये डाइपोल मोमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ, या फिर बोल लीजिए कि भाई जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ वो भी है। तो भाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल के अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। अब अगर मैं मैग्नेटाइजेशन की बात करूं तो जाहिर सा बात है जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बीआई किस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सिंपल सी बात। तो भाई बीआई किसके बराबर, म्यू नॉट इंटू आई। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए हैं तो म्यू नॉट हम लोग कांस्टेंट का यूज किए हैं, जो कि परमिएबिलिटी है, इस पे थोड़ा देर में बात करेंगे, ठीक है। तो बीआई किसके बराबर, म्यू नॉट आई। तो ये बीआई जो है ये तो म्यू नॉट आई के बराबर हो गया। तो हमने सोचा कि भाई बी है बी नॉट प्लस बी आई, तो बी नॉट को भी कुछ इस तरह से म्यू नॉट इंटू समथिंग लिखते हैं ताकि इसको हम लोग इजीली लिख पाए, ठीक है, एक साथ। तो हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, एक टर्म डिफाइन किया, उस टर्म को बोला मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच से रिप्रेजेंट किया। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बोला बी नॉट बाई म्यू नॉट, या फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में बी डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। बी नॉट क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, बी क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, म्यू क्या है, नेट परमिएबिलिटी और जस्ट परमिएबिलिटी, ठीक है। तो भाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी किस तरह से डिफाइन करते हैं, बी नॉट बाई म्यू नॉट या फिर बी बाई म्यू। बी नॉट बी आई, तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर रहना चाहिए। बी से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी मटेरियल में। बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी आई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग बी नॉट कोई जहां से इस तरह से लिख लें, म्यू नॉट इंटू एच, तो बी आई तो था ही, म्यू नॉट इंटू आई, तो इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर, म्यू नॉट को कॉमन ले लो, एच प्लस आई हो गया, ठीक है। अब एक टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये किसके लिए वैलिड है भैया, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए वैलिड है। तो यहां पे क्या बोला जाता है कि भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। H किसके टर्म में है भैया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन टर्न एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। और ये बात भी सही है कि भाई अगर मान लो मेरे पास मटेरियल है, मैंने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में डाला जिसकी वैल्यू मान लो 10 टेस्ला है, और दूसरे केस में एक और मैग्नेटिक फील्ड में डाला जिसकी वैल्यू 25 टेस्ला है, तो जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। तो भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके प्रोपोर्शनल, एच के प्रोपोर्शनल। और अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहां पे कांस्टेंट यूज जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर काई से, और बोलते हैं आई इज इक्वल टू काई एच, आई इज इक्वल टू काई एच। ये किसके लिए वैलिड है भैया, पैरा और डाई, फेरो के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फेरो में डोमेन नेचर होता है, ये इंटेंसिटी से अलग थोड़ा हटके है, ठीक है। तो यहां पे पैरा में क्या होता है कि भैया पहले से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ठीक है, पहले से मैग्नेटिक डाइपोल पैरा में होता है और ये बस क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। डाई में क्या होता है, पहले से नहीं होता है तो इंड्यूस होता है, ठीक है। फेरो में डोमेन नेचर है, इसका थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है, जिस वजह से हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बस पैरा और डाई के लिए ही वैलिड है। अब अगर हम लोग बात करें परमिएबिलिटी की, तो यहां से देखो भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल के अंदर क्या है, म्यू नॉट एच प्लस आई। अब आई को यहां से काई एच लिख सकते हो, काई इंटू एच, तो म्यू नॉट एच को बाहर ले जाओ, 1 प्लस काई हो गया। ये क्या हुआ भाई, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा नेट मैग्नेटिक फील्ड को यहां से देखो म्यू इंटू एच भी लिखा जा सकता है,
तो अगर मैं म्यू बाई म्यू नॉट की बात करूं तो 1 प्लस काई आएगा, एच और एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसी म्यू बाई म्यू नॉट को हमने बोला म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी, बेसिकली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच एनी मटेरियल अलाउज टू पास थ्रू इट, वो हुआ हमारा क्या, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, म्यू आर किसके बराबर, म्यू बाई म्यू नॉट के। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी है इनसाइड एनी मटेरियल, और म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब पैरा फेरोडाई में फिर से वापस पहुंचते हैं। तो पैरा में क्या होता है, जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो छोटी होती है और पॉजिटिव होती है। ससेप्टिबिलिटी छोटी होती है और पॉजिटिव होती है, मतलब आई का डायरेक्शन एच के डायरेक्शन के बराबर होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यहां पे बात करें डाई में, तो काई स्मॉल होता है और निगेटिव होता है, मतलब I इज इक्वल टू काई एच, निगेटिव है काई, इसका मतलब I की वैल्यू एच, I की डायरेक्शन एच की डायरेक्शन के ऑपोजिट। ठीक है, I की डायरेक्शन एच के डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो भाई जाहिर सी बात है, भाई जो मैग्नेटिक मोमेंट है हमारा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो भाई साहब नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे घटेगी, सिंपल सी बात है। यहां पे काई क्या होता है, फेरो में लार्ज होता है और पॉजिटिव होता है। ठीक है, वैसे काई एज सच डिफाइन नहीं होता है फेरो के लिए, लेकिन अगर कोई पूछे तो बोल देंगे कि भाई साहब लार्ज होगा और पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और बहुत लार्ज होगा। ठीक है, कहने का मतलब बस ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की में अगर रखते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा वैल्यू से, बहुत हाई अमाउंट से इंक्रीज करेगी, दैट्स इट। ठीक है, अब ये स्मॉल और पॉजिटिव है, तो म्यू आर क्या होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि म्यू आर क्या है, 1 प्लस काई है। काई छोटी वैल्यू है, मान लो 0.2 है फॉर एग्जांपल, तो म्यू आर क्या है, 1 प्लस 0.2 1.2 है, मतलब म्यू आर इज जस्ट ग्रेटर देन 1। यहां पे म्यू आर क्या होगा, जस्ट लेस देन 1 होगा, और यहां पे म्यू आर मच मच ग्रेटर देन 1 होगा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है कि वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट इसको वीकली अट्रैक्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। एग्जांपल वगैरह अगर देखना है तो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन वगैरह पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है। आयरन, कोबाल्ट, निकल फेरोमैग्नेटिक, और जितना भी तुम्हारे पास गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इस तरह का मटेरियल होता है वो सारा का सारा डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और जो यहां पे है, क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या बोलता है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काई घटता जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, काई इज इक्वल टू सी बाई टी, इसको बोलते हैं क्यूरीज लॉ, और ये जो सी है इसको बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। एक और टर्म आता है हमारे पास, क्यूरी टेम्परेचर। अगर मान लो मैं किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करता जाऊं, उसका टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपना डोमेन नेचर, डोमेन कैरेक्टरिस्टिक खो देता है और वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसा टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। अब बात करते हैं हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस बस और बस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए डिफाइन किया जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, डोमेन नेचर की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये वैसे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, एच पे डिपेंड करता है। I इज प्रोपोर्शनल टू एच, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं करता है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पेसिमेन पे भी करता है कि इससे पहले उस मटेरियल के साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ है। ट्रीटमेंट से क्या मतलब है सर, तो ये ग्राफ देखो, I वर्सेस H का ग्राफ है। तो पहले मान लो कुछ नहीं था, सब जीरो था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो। हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H बढ़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, यहां पे देखो भाई, जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B नॉट बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा से ज्यादा ये क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो I भी बढ़ता जाएगा, एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन इस तरह से किया। अब हमने क्या किया, मैग्नेटाइज हो गया है, अब हम चाहते हैं इस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कर लेना। तो डीमैग्नेटाइज के लिए क्या करेंगे, हम H की वैल्यू यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम घटाते चलेंगे, जीरो करेंगे। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना स्टार्ट किया तो I घटना तो स्टार्ट हुआ, बट ये मैंने देखा कि जब H जीरो हो गया तो I की वैल्यू जीरो नहीं हुई,
H मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने जीरो कर लिया, तो जब H जीरो हुआ वहां पे I की वैल्यू जीरो नहीं हुई, कुछ मैग्नेटाइजेशन बच गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी या रेमेनेंस। क्या मतलब है? I का वो वैल्यू, I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो जितना मैग्नेटाइजेशन बच गया जब H जीरो हमने किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो किया, उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी या रेमेनेंस। तो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो कर लिया, अभी भी डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे चलो ठीक है, अब उल्टे डायरेक्शन में इसको मैग्नेटाइज करते हैं, तब जाकर के डीमैग्नेटाइज होगा। तो हम H को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गए, तब फिर से I घटना स्टार्ट हुआ और कहीं पे जाकर के पूरा का पूरा डीमैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटाइजेशन खत्म हो गई। ठीक, इस पॉइंट को बोलते हैं कोअर्सिविटी या कोअर्सिव फोर्स। इसका क्या मतलब है सर? तो कोअर्सिविटी वैसे पॉइंट को बोलते हैं जो कि हमारा जिस पॉइंट पे मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाए, वहां पे H की वैल्यू, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया है, उसकी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ H व्हेन I इज जीरो। अब यहां से क्या करेंगे? अगर मान लो H को हम कंटिन्यू करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में I की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। फिर से अगर हमें डीमैग्नेटाइज करना है तो फिर से H को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। फिर जब H घटा घटा के जीरो कर दिए, फिर से देखें कि भैया पूरा का पूरा डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ था, तो फिर हम H को क्या करेंगे? अब उल्टे डायरेक्शन में फिर से लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है कि भाई देखो, जब यहां से चले थे इनिशियली, तो H बढ़ाए तो I भी बढ़ता गया। ठीक है, जब H जीरो था I जीरो था, फिर H बढ़ाए I भी बढ़ता गया, लेकिन अब H को जब हम घटा के जीरो कर दिए तो I जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी यही कहने का मतलब है कि भाई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पेसिमेन पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो कर्व है इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। इसके अंदर का एरिया क्या देगा आपको? एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। बार बार अगर आप मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो डोमेन है, कौन से मटेरियल की बात हो रही है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात हो रही है। डोमेन नेचर है, तो डोमेन क्या हो रहा है? अलाइन और रीअलाइन हो रहा है, उसकी वजह से फ्रिक्शन हो रहा है, जिसमें कि एनर्जी डेसिपेट होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो भाई एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम देता है एरिया अंडर हिस्टेरिसिस लूप। अब दो कर्व आता है, सॉफ्ट आयरन का और स्टील का हिस्टेरिसिस कर्व ड्रॉ करने को बोलता है, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। ठीक है, तो जब सॉफ्ट आयरन की बात करेंगे तो जो हिस्टेरिसिस कर्व है वो शॉर्ट एंड नैरो होगा और स्टील के लिए टॉल एंड वाइड होगा। शॉर्ट नैरो का क्या मतलब है सर? शॉर्ट नैरो का जाहिर सी बात है, अगर शॉर्ट और नैरो है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब दिस वन एंड दिस वन, ठीक, दीज टू पॉइंट्स की बात की जाए तो भाई रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी कम होगी, जाहिर सी बात है, रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी कम होगी। यहां पे देखो, स्मॉल रिटेंटिविटी एंड कोअर्सिविटी, इसमें क्या होगा भाई? लार्ज रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी होगा। तो रिटेंटिविटी कम है, ठीक है, मतलब जब H जीरो हो गया तो ऑलमोस्ट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या है? रिटेंटिविटी लार्ज है, मतलब H जीरो कर भी दिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फिर भी पूरा डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। तो ये किसके लिए सुटेबल है? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ये किसके लिए सुटेबल है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए, या फिर ट्रांसफॉर्मर कोर को बनाने के लिए ये सुटेबल है। यहां पे क्या है कि H की स्मॉल वैल्यू के लिए I की वैल्यू लार्ज होती है, जिसकी वजह से काई ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी की वैल्यू लार्ज होती है और इसको हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अगर काई की वैल्यू लार्ज है तो कम H पे I ज्यादा हो सकता है, मतलब इसको हम इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। इसको हम इजीली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, एक लार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए। किसको? स्टील वाले को। ठीक है, इसीलिए इसका यूज करते हैं क्या बनाने में? परमानेंट मैग्नेट बनाने में। ठीक है, तो दिस वाज योर ओवरऑल चैप्टर। ये था पूरा ओवरऑल चैप्टर का समरी, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज, बेसिकली सारे थ्योरी हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से मैं हट जाता हूं ताकि आप लोग इसको लिख सकें। तो ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है और होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे इसी तरह की और भी माइंड मैप सीरीज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।